बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। एक गाना है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। पिछले एक सप्ताह की तमाम घटनाओं पर आप ये गाना गा सकते हैं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। ऐसा मैंने क्यों कहा, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस गीत की बात कर लेते हैं। बड़ा मकबूल हुआ था यह गीत। फिल्म का नाम है अंजाम। पर्दे पर शाहरुख खान लिपसिंग कर रहे थे और बैकग्राउंड में अभिजीत भट्टाचार्य प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे। इस प्लेबैक शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साल 1931 में आई फिल्म आलम आरा भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। उस समय फिल्मों में गाने नहीं हुआ करते थे। कलाकार तब गाने को सेट पर ही लाइव गाते थे, जिससे फिल्म अछूत कन्या का ये गाना, मैं बन की चिड़िया बन के बन में बोलूं रे। पर्दे पर अशोक कुमार और देविका रानी है। गाना भी गाया और एक्टिंग भी कर ली। इसके अलावा गाने को डायलॉग की तरह भी गाया जाता था। फिल्मों में प्लेबैक का श्रेय अगर जाता है तो नितिन बोस को जाता है। साल 1935 में रिलीज हुई उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में सबसे पहले प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल किया गया था। प्लेबैक सिंगिंग का एक अंग्रेजी शब्द है। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्ले यानी कि प्ले का मतलब होता है खेलना या नाटक करना या अभिनय करना। ऐसे ही बैक शब्द का होता है पीछे और सिंगिंग का मतलब होता है गायन, यानी पीछे से कोई और गाए और उसकी आवाज़ पर एक्टर जो है वो एक्टिंग करे। इस जुगलबंदी का जो शानदार चित्रण किया गया था वो था फिल्म पड़ोसन में। भोला यानी कि सुनील दत्त को गाना नहीं आता था, लेकिन बिंदु यानी कि शायरा बानो को पटाने के लिए गाने की एक्टिंग करते हैं, जबकि असल में आवाज़ विद्यापति बने किशोर कुमार की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज हम फिल्मी चर्चा ही करेंगे। भाई अब क्या करें, इधर सारे सीन फिल्मी ही नज़र आ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम का नाम भी है मेन मुद्दों से हटकर। तो पिछले हफ्ते की शुरुआत ही इन शब्दों से हुई थी, काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल। आम्ही सध्या गुवाहाटीमध्ये आहे. काय झाडी, काय डोंगर, काय हॉटेल ओके मध्ये आहे. प्राकृतिक खूबसूरती की इस मराठी मंत्रमुग्ध वर्णन का आशय था, वाह क्या शानदार पेड़ पौधे, खूबसूरत पहाड़ और शानदार होटल। ऐसा दृश्य फिल्मों में ही नजर आता है। पिछले दिनों गुवाहाटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन महाराष्ट्र के एक विधायक द्वारा करने पर कुछ गाने बन गए। अब इसके बैकग्राउंड में किसकी आवाज थी, इसका खुलासा बुधवार को हुआ, जब फडणवीस राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उसके पहली रात चार्टर प्लेन से मीटिंग करते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं। खैर, गुवाहाटी में एक पूरा होटल बुक था। दरअसल करोड़ों का खर्च करके आसाम के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। 50 विधायक खूब नाच गा रहे थे। यह अलग बात है कि इन्हीं दिनों आसाम के 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे और करीब 150 लोग मारे जा चुके थे। लेकिन हम दोनों प्रकार की खबरें पढ़ रहे थे। अब इन खबरों पर फिर वही गाना याद आया, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। 26 जून को मोदी जी ने ट्वीट किया कि आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है और भारत के 99% से ज़्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग गैस के कनेक्शन हैं। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और इसके तुरंत बाद 28 जून को फिर एक खबर आती है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जल्दी ही बिजली पहुंचाई जाएगी। मतलब ये कि अभी तक उस गांव में बिजली नहीं थी, लोग केरोसिन से काम चला रहे थे। हालांकि इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं, फिर भी अपने गांव में बिजली पहुंचाने में वो सफल नहीं हो पाई। आखिरकार उन्हें अपने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना पड़ा। अब इन दोनों खबरों पर भी आप वही गाना गुनगुना सकते हैं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। खैर, हो सकता है मोदी जी की जानकारी में मुर्मू जी का वो गांव नहीं रहा होगा, या फिर बिजली पहुंचाने के लिए सिर्फ वही गांव बचा हो, या फिर वो गांव इस जिद में रहा होगा कि जब तक इस गांव से कोई राष्ट्रपति नहीं बनता हम बिजली का उपयोग नहीं करेंगे। एक फैक्ट चेक में बताया गया कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का दावा सही नहीं है। अच्छा, फैक्ट चेक से याद आया,
फैक्ट चेक करने वाले आल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धर लिया। सबको लगा कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान वाले टीवी प्रोग्राम की क्लिप ट्वीट करने के कारण ही उसको गिरफ्तार किया गया होगा, लेकिन पुलिस ने तो कोई और ही कहानी बताई। जुबैर की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 7 साल पहले 2014 में एक फिल्म के सीन का फोटो लेकर ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। फिल्म भी बहुत साल पहले, करीब 38 साल पहले 1983 में आई थी। कॉमेडी फिल्म थी और खूब चली भी थी। फिल्म में सीन है कि फारूक शेख दीप्ति नवल के साथ हनीमून मनाने एक होटल में जाते हैं। उन्होंने होटल पहले से ही बुक कर लिया होता है और उन्हें बताया जाता है कि होटल का नाम हनीमून होटल है। लेकिन जब वो होटल पहुंचते हैं तो देखते हैं उसका नाम हनीमून होटल से हनुमान होटल कर दिया गया है। इस पर फारूक दीप्ति से कहते हैं कि ये वही होटल है, बस इसके नाम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। पूरे सीन में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने पूरी कोशिश की है कि होटल का नाम बदला गया है ये अच्छे से नजर आए। होटल मैनेजर के रूप में यूनुस परवेज हैं। फिल्म के इस सीन की फोटो 30 साल बाद ट्विटर पर डालने वाले मोहम्मद जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि इससे धार्मिक भावना आहत होती है, और जिसकी आहत हुई उस शिकायतकर्ता ने इस गिरफ्तारी के बाद अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। लगा जैसे सिर्फ भावना आहत करने के लिए उसने ट्विटर का अकाउंट बनाया था, फिर आहत होते ही पहला और आखिरी ट्वीट करके डिलीट कर दिया और पुलिस ने इसी बंदे की शिकायत पर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। यानी कुछ भी। अब अपने जमाने की उस हिट फिल्म को लाखों लोगों ने थिएटर और सरकारी मीडिया दूरदर्शन में भी देख लिया है, और स्वाभाविक है कि उस सीन के समय किसी ने आंखें बंद तो रखी नहीं होगी। उसी तरह टीवी के एक और शो में नुपुर शर्मा एक धार्मिक विवाद खड़ा करती है। लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम की उस विवादित बयान वाली क्लिप को जुबैर फिर से ट्वीट कर देते हैं तो हंगामा हो जाता है। दरअसल शायद ये आल्ट न्यूज वाले जुबैर की ट्वीट में ही कोई फॉल्ट है, तभी तो ना फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को, ना फारूक, ना दीप्ति, यूनुस को, ना किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही थिएटर वालों को, ना ही दूरदर्शन वालों को, और ना ही जिसमें नुपुर शर्मा ने बकाई की थी उस टीवी के मालिक को, और ना ही होस्ट को, ना ही बोलने वाले को गिरफ्तार किया गया। सीधे ट्वीट करने वाले को धर लिया। अगर ये ट्वीट ही नहीं होता ना तो दिक्कत ही नहीं होती, और उसमें भी ये जुबैर का फैक्ट चेक वाला चैनल ना होता तो और भी अच्छा होता। ना कोई किसी की खबर की सच्चाई को तलाशता और ना ये फजीती होती। जुबैर ने इस फिल्म के नाम पर गौर किया होता तो ये झंझट ही नहीं होती। फिल्म का नाम है किसी से ना कहना। हाँ, और वो सीन फिल्म में 1 घंटे 30 मिनट पर आता है। जुबैर अगर सब कुछ देखकर खामोश रहते, वैसे ही चलने देते, किसी से ना कहते, तो अब इस बैक से कौन इसे प्ले कर रहा था इसका फैक्ट चेक तो आपको करना पड़ेगा। फिलहाल हम बात करेंगे प्लेबैक की। महाराष्ट्र के प्लेबैक को किसका बैक मिल रहा था ये सब जान चुके हैं। शिवसेना के शिंदे अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। कहने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन यह भी बिल्कुल पड़ोसन फिल्म के भोला और विद्यापति वाला ही मामला है। मतलब ये कि लिपसिंग शिंदे जी की और आवाज फडणवीस जी की। कंप्लीट प्लेबैक। अब देश की राजनीति में किस किस पद पर प्लेबैक चल रहा है ये तो आपको ढूंढना है। अच्छा, राजनीति से याद आया, सुप्रीम कोर्ट, मतलब वहां कोई नेता या सांसद नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे रिश्तेदार तो जरूर होते हैं जो नेताओं की ही सिफारिश से वहां पहुंचते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद फिर से सांसद बन जाते हैं। यानी अब फुल्ली पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अच्छा, रिटायरमेंट से याद आया, 90 साल के वेणुगोपाल अब भी अटॉर्नी जनरल पद से रिटायर नहीं होंगे। मतलब ये कि सरकार ने उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया है। 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ये नियुक्ति भी राजनीतिक सिफारिश से ही होती है। तो हम बात कर रहे थे प्लेबैक की। पिछले 10 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक चल रही थी। इस बीच दोनों पक्ष अदालतों का रुख भी कर रहे थे। तब अदालत ने गजब की फुर्ती दिखाई। बात पिछले रविवार की है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि रविवार को कोर्ट का कामकाज बंद होता है। शाम 6:30 पर एकनाथ शिंदे का केस सुप्रीम कोर्ट में आया। शाम 7:30 बजे तय हो गया कि कल सुबह जज मामले की सुनवाई करेंगे। ये गजब की तेजी उस सुप्रीम कोर्ट में जहां 73,000 केस पेंडिंग है और कई बार केस करने वाला मर भी जाता है, फैसला नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का केस लगभग 3 साल से पेंडिंग है, पिछली सुनवाई भी नहीं हुई है, अभी तक बेंच भी नहीं बना है, जबकि ये संवैधानिक मैटर है।
हजारों नौकरियों का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या अर्जेंट है। अब प्लेबैक यहीं खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के उस फैसले पर 11 जुलाई तक की रोक लगा दी जो फैसला उन्होंने दिया ही नहीं था। भारत के लोकतांत्रिक न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और इधर ईडी दीदी भी लगातार सक्रिय रही। एक एक विधायक को सुबह सुबह जगा कर ये याद दिलाया कि आपको संपत्ति अगर आपको बचाना है तो आसाम पहुंच जाओ, नहीं तो बाढ़ में सब कुछ बह जाएगा। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और ईडी जांच से शुरू हुई कहानी अंततः फ्लोर टेस्ट यानी कि जमीनी जांच तक पहुंच गई। उद्धव इसे टालना चाहते थे तो कोर्ट ने मना कर दिया। फाइनली उद्धव ने इस्तीफा दे दिया और चल दिए। कंगना ने कहा घमंड टूटना भी निश्चित होता है। टीवी वाले झूम गए, प्रोग्राम का नाम रखा, उखाड़ दिया। और इधर फडणवीस के सीएम बनने से पहले ही बधाई के पोस्टर छपने लगे। बीजेपी दफ्तर में जल्लोष की तैयारी होने लगी। तभी सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट हो गया कि एक बार फिर पेशवाओं ने मराठाओं से सत्ता छीन ली। इधर फडणवीस जी ने ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री शिंदे होंगे। शिंदे ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया और खुद मंत्री पद नहीं लेंगे। इधर बेचारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल्लोष का प्रोग्राम रद्द कर दिया। कार्यकर्ताओं के समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। फिर वही गाना याद आया, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। उसके तुरंत बाद नड्डा जी ने बयान जारी किया कि दिल से आग्रह है कि फडणवीस जी मंत्री पद स्वीकार कर लें। फिर शाह जी का बयान आया कि नड्डा जी के आग्रह पर फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री पद लेना स्वीकार किया है। इन बयानों में खास बात यह थी कि सभी नेता दिल का जिक्र कर रहे थे। सभी ने बड़ा दिल दिखाया। अब लोग कह रहे हैं कि ईडी दीदी ने भी बड़ा दिल दिखाया, वरना सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा तक के खर्चों पर सवाल खड़ा कर देती। लेकिन दिल तो उसका भी है ना। फिर पता चला कि दिल नहीं बल्कि डील का मामला था। शाम को शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। बीजेपी कार्यालय में कैंसिल हुआ जल्लोष आखिर हो ही गया। कुछ लोग इसे पावर प्ले कह रहे थे, यानी कि पवार साहब का प्लेबैक, जो भी हो रहा है। जो कल तक ईडी के डर से यहां वहां छिप रहे थे, अब वो सरकार में है। जो अब सरकार में नहीं है उनको ईडी के सामने पेश होना है। उधर यूपी से एक खबर आई कि चोर बना दरोगा। लो, हाँ सचमुच, बलिया जिले में फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद अर्जुन ने फर्जी तरीके से दरोगा बनने की परीक्षा पास कर ली। मतलब ये कि अर्जुन की जगह कोई और परीक्षा में बैठा और अर्जुन पास हो गया। परीक्षा से याद आया, राजस्थान भीलवाड़ा के भगवानपुरा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर बाल मुकुंद ने अपने कक्ष के बाहर जूते लटका रखे हैं ताकि किसी की बुरी नजर न लगे। बाल मुकुंद आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। अंधविश्वास खत्म करने के उद्देश्य से बने स्कूल में ये नजर वाला जूता। अब आप इस खबर पर भी हंसें या रोएं, या आप ही तय करें। गाना गा सकते हैं, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। बहरहाल पिछले हफ्ते सारा गोदी मीडिया महाराष्ट्र पर केंद्रित रहा। सभी अपने अपने सूत्रों के हवाले से खबरें दिखा रहे थे। लेकिन पल पल बदलते हालात ने आखिर में सारी भविष्यवाणियों को उलट कर रख दिया। दरअसल राजनीति में जैसा ऊपर से जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। पिछले दिनों दिल्ली की जिस ट्रांजिट सुरंग में मोदी जी उद्घाटन के बाद घूम रहे थे और वहां उन्होंने कचरा उठाया था, वहां उन्हें कचरा पड़ा मिला था, उसी सुरंग में अब बारिश का पानी घुस गया। बताइए, अब वो क्या इन्हीं सब कामों में उलझे रहे हैं क्या? बहरहाल हम बात कर रहे थे प्लेबैक की, और जब भी प्लेबैक यानी कि पीछे से खेलने का जिक्र आता है, सीधे अपने जज साहिबानों की याद आ जाती है। एक खबर के अनुसार 35 साल पुरानी फिल्म का चित्र पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार जुबैर की जमानत नहीं हुई, बल्कि कोर्ट उसे रिमांड पर देने पर राजी हो गया। और नुपुर शर्मा, जिसके बयान से विदेशों में सरकार को सर झुकाना पड़ा, दंगे फसाद हो गए, किसी को जेल तो किसी की हत्या तक हो गई, जिस महिला को अभी तक कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस नुपुर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सजा का ऐलान किया है। ये सजा इतनी भयानक है कि सुनकर आप कांप जाएंगे। नुपुर को कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि जिस तरह टीवी के प्रोग्राम में जाकर उसने जहर बोया था, उसी तरह एक बार फिर टीवी के प्रोग्राम में जाके सबसे माफी मांग ले।
बताइए, बेचारी पता नहीं इतनी कठिन सजा झेल कैसे पाएगी। अब इस बात पर एक बार फिर से आप वही गाना गा सकते हैं, आपका मन भी हो सकता है गाने के लिए, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। एक खबर है कि रूस की एक मिसाइल जो कि यूक्रेन की ओर दागी गई थी, वो उल्टी होकर दागने वाले की ओर ही मुड़ गई। ऐसा ही कुछ यहां भी हो गया। जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा को माफी मांगने के लिए बोल तो दिया, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं उसके लिए मनुस्मृति में सजा का कोई प्रावधान है ही नहीं। इधर जज के खिलाफ ही याचिका दायर हो गई कि अपना बयान वापस लो। मतलब ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक बयान कौन सा था, ये आप पता लगाएं। एक और खबर है, अपना भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले अब भूटान की करेंसी को मात दे रहा है। मतलब गिरने में भूटान से भी आगे निकल गया है अपना रुपया। इस उपलब्धि पर भी आप गा सकते हैं वही गाना, हाँ मैं रोऊं या हंसूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर आपने फेसबुक पेज को नहीं देखा है तो तुरंत जाएं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं।